जय हिंद सभी को बेटा। सबसे पहले तो आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा मानव जातियाँ, ह्यूमन रेसेज और उनके व्यवसाय से संबंधित गतिविधियां जो होती हैं उनके बारे में। ध्यान रहे, ज्योग्राफी का ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। जहाँ मानव भूगोल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं तो प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, वो कैसे निवास करती हैं, उनकी गतिविधियाँ कैसी है, इन सब को लेकर के हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, मानव जातियों के जो प्रकार हैं उनको मोटे तौर पर कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि 4 भाग यहाँ पर मोटे तौर पर बांटे गए हैं। इनके नाम आपको बेसिकली याद रहने चाहिए क्योंकि ये एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। देखिए, सबसे पहले आप देखोगे कि कॉकेसाइड। अब कॉकेसाइड जो है यूरोप, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका में प्रमुख रूप से मिलते हैं। इनकी विशेषताएं मोटे तौर पर आपको हल्के हल्के से याद करनी है कि इनकी देखो स्किन कैसी होती है, बाल कैसे होते हैं, आँख नाक कैसी होती है, मतलब उनकी मोटे तौर पर उनकी बनावट के बारे में आपको पता होना चाहिए। मंगोलाइट जो है पूर्वी एशिया में मिलते हैं, दक्षिण पूर्वी एशिया में मिलते हैं और आर्कटिक क्षेत्रों में मिलते हैं। इनकी त्वचा जो है येलो होती है और बाल जो है काले और सीधे होते हैं और आँखें इनकी थोड़ी सी तिरछी होती हैं। इसी प्रकार से जो नीग्रोसाइड के होते हैं ये अफ्रीका में होते हैं। इनकी त्वचा जो है थोड़ी सी डार्क होती है, बाल इनके घुंघराले होते हैं, नाक थोड़ी सी चोटी होती है और चौड़ी होती है और होठ भी इनके मोटे होते हैं। अफ्रीका में मोस्टली ऐसे लोग मिलते हैं। ऑस्ट्रेलाइड की बात करें तो इनकी जो त्वचा है वो गहरी होती है, बाल घने और कर्ली होते हैं। तो ये थोड़ा सा इनके नाम आप देख लो। उसके बाद आप देखोगे कि देखिए, भौगोलिक विवरण की आप बात करोगे तो मानव जातियों का जो विश्वव्यापी फैलाव है वो अफ्रीका से इनका प्रस्थान हुआ, यूरोप का उपनिवेशीकरण हुआ और एशिया में बाद में ये फैला। एशिया से अफ्रीका, फिर पहले अफ्रीका, फिर एशिया, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में इनका फैलाव हुआ। इसको इतना ही आप लोग देखना। अच्छा, जो जातीय विविधता और संस्कृति है ये थोड़ा सा आप लोग देख के चलना कि मानव जातियों में जो है जातीय विविधता होती है और उनका कल्चरल जो है रिचनेस होती है, एक प्रकार से इनरिचमेंट होता है। सांस्कृतिक एकता पाई जाती है, विविधता के बीच समानता की बात है। सांस्कृतिक विरासत, जहाँ परंपराएं, रीति रिवाजें और कलाओं के संरक्षण की बात होती है। लैंग्वेज जो है समृद्ध होती है, रिच होती है। खाद्य संस्कृति जो है अच्छी होती है और आर्ट एंड कल्चर में भी इनका योगदान रहता है। देखिए, जातीय विविधता में आप देखोगे कि हर समूह की अपनी पहचान होती है जिसमें उनकी लैंग्वेज, उनके रिलीजन, उनकी आर्ट, उनके म्यूजिक, उनका डांस, उनके खाना बनाने की कला, उनके ट्रेडिशंस, उनके रिचुअल्स, ये जो है उनको बहुत इनरिच करते हैं, उनको समृद्ध बनाते हैं। भारत में यदि आप जातीय विविधता देखोगे तो आप देखोगे उत्तर भारत में पंजाबी, हरियाणवी, उत्तर प्रदेश की अलग है, कश्मीरी लोग अपनी विशिष्ट संस्कृति की, राजस्थान की अपनी कला है ना। और यदि आप वेस्टर्न साइड में जाओगे, ईस्टर्न साइड में जाओगे तो नागा, मिजो, खासी, गारो जैसी जनजातियाँ हैं। और यदि आप साउथ में जाओगे तो वहाँ भी जो तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयाली है, वहाँ जो है उनकी वास्तुकला और मंदिर निर्माण की शैली यूनिक है। पूर्वी भारत में आप जाओगे तो बंगाल, उड़िया और असम। तो ये जो रिचनेस है ना वो सभी जातियों में पाई जाती है, इसीलिए इसको हम लोग यूनिटी एंड डाइवर्सिटी बोलते हैं, एकता में विविधता और विविधता में एकता भी। मानव व्यवसायों का जो विकास है वो आदिम से लेकर के, देखिए शुरू में जो है शिकार था, उसके बाद एग्रीकल्चर आई, उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई 18वीं शताब्दी में, और वर्तमान युग जो है आईटी का युग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का युग है और ये वर्तमान में रनिंग में है। अब आगे आईटी के बाद एआई का युग आने वाला है और आप सब देख पा रहे हो कि एआई जिस तरीके से आगे बढ़ रही है। अच्छा, जब व्यवसाय की हम लोग बात करते हैं तो मोटे तौर पर 3 भागों में हम लोग बांटते हैं। प्राथमिक व्यवसाय जिसमें एग्रीकल्चर होता है, पशुपालन होता है, मछली पालन और खनन को भी इसमें शामिल करते हैं। ये आप लोग देख पाएंगे और इसको थोड़ा सा आप लोग देखिए क्योंकि ज़्यादातर जो लोग हैं, लगभग 40% पॉपुलेशन इसमें लगी हुई है, खासतौर पर डेवलपिंग कंट्रीज में, जो विकासशील राष्ट्र है। विकसित देशों में जो है सेवा क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र ज़्यादा होता है। अब द्वितीय क्षेत्र को हम लोग विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं, औद्योगिक क्षेत्र बोलते हैं, जहाँ कच्चे माल से तैयार उत्पादों को परिवर्तित किया जाता है। जब भवन, सड़क, बांध, बुनियादी ढांचे का निर्माण, ये सब इसमें आएंगे। एनर्जी इसमें आएगा। हस्तशिल्प और लघु उद्योग भी इसी का हिस्सा एक प्रकार से माने जाते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर देखिएगा। तृतीयक व्यवसाय की हम लोग बात करें तो सर्विस सेक्टर और व्यापार को इसमें शामिल करेंगे, जिसमें बैंकिंग है, बीमा है, निवेश है, परामर्श है, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं हैं, शिक्षा है, शिक्षण प्रशिक्षण है, तकनीकी सेवाएं हैं, ये सब इसका हिस्सा है।
भूगोल के प्रभाव की हम लोग बात करें तो व्यवसाय और जातियों का वितरण होता है, पारिस्थिति का प्रभाव होता है। देखिए मरुस्थलीय क्षेत्रों में अपनी देखो भूगोल का प्रभाव क्या होगा इन रेशेस के ऊपर, व्यवसायों के ऊपर। मरुस्थलीय क्षेत्रों में अलग तरीके की विशेषताएं होंगी, अलग तरह के व्यवसाय होंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में अलग व्यवसाय मिलेंगे आपको, और तटीय क्षेत्रों में आपको मछली पकड़ना है, नौकायन है, इस तरीके की चीज़ें मिलेंगी। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आपको शिकार करना है, स्थानांतरित कृषि, ऐसी चीज़ें मिलेंगी। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देखिएगा, याद ज़रूर करना है आपको। और आधुनिक विश्व में वैश्वीकरण, टेक्नोलॉजी और जलवायु परिवर्तन जो है, ये सारी चीज़ें इसको प्रभावित कर रही है। निष्कर्ष के रूप में देखा जाए तो जातियों का मिश्रण बढ़ रहा है, ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंजेज हो रहे हैं, और टिकाऊ व्यवसाय का मतलब यहाँ पर है सस्टेनेबल, एक प्रकार से व्यवसाय जो है बड़ा है। और विविध मानव जातियाँ और व्यवसाय निरंतर विकसित हो रहे हैं, जहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, ये सारी चीज़ें अभी मायने रखती हैं। मैं सभी से कहना चाहूँगा बेटा कि जो मानव जाति है और विविधता है, इस वाले सेक्शन को आप लोग अच्छे से देखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। थैंक यू सो मच।